अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी धरती मेरी दुनिया के साथ नाजिया अकरम हाजिर है जनाब। एक कॉल है कि दुआ मांगो इस यकीन के साथ कि ज़रूर कबूल होगी, क्योंकि अल्लाह गाफिल और लापरवाह दिलों की दुआ कबूल नहीं करता। दुआ एक ऐसा अमल है जो मुकम्मल कंसंट्रेशन से मांगा जाता है, इसलिए दुआएं मांगे तो पूरे दिल से। और जनाब आज हम आपके पास आ रहे हैं आपके मसाइल जानने के लिए। आपके मसाइल क्या हैं ये तो हम जानते ही हैं, क्योंकि भाई ये हमारे मसाइल भी हैं। हम तो आपसे पूछेंगे कि इन मसाइल की वजूहात क्या हैं, उन मसाइल के हल का कोई तरीका, कोई मशवरा, कोई भी सजेशन अगर आज आप हमें दे सकते हैं। हमारे चंद साथी आपके पास आएंगे और जानेंगे आज के अहम मसले के हवाले से आपकी राय, और इसके साथ ही प्रोग्राम में शामिल करेंगे आपकी कॉल्स। जिन लोगों तक हमारे साथी नहीं पहुंच पाए वो प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं लाइव कॉल्स के जरिए, और लाइव कॉल पर आप हमसे बात करेंगे एक टॉपिक पर। और लाइव कॉल के लिए हमारा टॉपिक ये है कि शादी किस उम्र तक होनी चाहिए, यानी कि शादी के लिए जो आइडियल एज है वो क्या है। जनाब जिस तरह महंगाई, बेरोजगारी और लोड शेडिंग आज के हमारे बहुत बड़े मसाइल हैं, वहीं शादी में ताखीर भी एक अहम समाजी मसला है। और आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे कि शादी की आइडियल एज क्या है और आजकल एवरेज एज क्यों ज्यादा हो गई है। कहते हैं कि शादी एक ऐसा लड्डू है जो खाए पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। तो जनाब जब हर सूरत पछताना ही है तो फिर ये शादी का लड्डू इन दिनों इतनी देर से क्यों खाया जाता है ना। वैसे सोचने की बात, क्या ख्याल है आपका? आपका ख्याल जानेंगे लाइव कॉल्स के जरिए। वैसे वालिदैन चाहते हैं कि बच्चे तालीम मुकम्मल करें, करियर बनाएं और अपने पाँव पर खड़े हो जाएं और फिर शादी करें, या फिर कौन सी ऐसी वजूहात है जिनकी वजह से शादी जैसे अहम इशू को इग्नोर कर दिया जाता है। आज इस मौजू पर आपसे बात करेंगे लाइव कॉल के जरिए। लाइव कॉल के लिए आप इस नंबर पर डायल कर सकते हैं 0423630816। आपको फिर से बताती चलूं कि लाइव कॉल के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 0423630816 पर। और हमारा आज का मौजू है कि शादी किस उम्र तक होनी चाहिए। जनाब आज के मौजू पर बात तो होगी और कुछ ही देर बाद हमारे साथी आपके पास होंगे आपके मसाइल जानने के लिए। लेकिन अभी क्यों ना एक गांव दिखा दिया जाए जो शहर के बीचों बीच आबाद है। जी हाँ, शहर में एक गांव। जब शहर की भीड़ भाड़ और शोर शराबे से लोग तंग आ जाते हैं तो सुकून की तलाश में गांव का ही ख्याल आता है, लेकिन शहर की मसरूफियात उन्हें गांव जाने ही नहीं देती। क्यों ना अभी आपको एक ऐसा गांव दिखा दिया जाए जो शहर के बीचों बीच आबाद है, और इस गांव की हम आपको सैर कराएंगे इस रिपोर्ट के जरिए। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। कमोबेश इस शहर की आबादी 2 करोड़ है। कराची को उरुसुल बिलाद यानी शहरों की दुल्हन और रोशनियों का शहर कहा जाता है। कराची पाकिस्तान का वो शहर है जहां पाकिस्तान के हर इलाके से ताल्लुक रखने वाले अफराद रोजगार की गर्ज से आकर यहां आबाद हुए। यही वजह है कि ये मिनी पाकिस्तान कहलाता है। यहां आकर आबाद होने वालों ने अपने रहन सहन के तौर तरीके अपनाए हुए हैं। 2 करोड़ की आबादी वाले इस शहर में कुछ इलाके ऐसे भी हैं जो गाँव के मंजर पेश कर रहे होते हैं। शारा फैसल पर वाक़ बलोच कॉलोनी फ्लाईओवर के नीचे एक बाजार आबाद है जो किसी गांव का मंजर पेश करता है। इस बाजार में चाय का होटल और मुख्तलिफ पथारे कायम हैं। मुल्हिका इलाकों के अफराद इस तरह आकर बैठते और गपशप लगाते हैं जिस तरह गांव में लोग बैठे हुए होते हैं। बस वैसे ही इधर आए हैं, जरा ठंडी जगह है, छांव में बैठ के। मैं यहाँ पे आया था, इसके बाद शेवे बलोच कॉलोनी के फ्लाईओवर के नीचे मुख्तलिफ पथारे आबाद हैं जिनसे रेलवे के जिम्मेदारान हफ्ता भी वसूल करते हैं, क्योंकि जमीन रेलवे की है। लोगों का कहना है कि गुर्बत की वजह से अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। बस ये है कि कारोबार तो लाजमात है, गरीब आदमी कहीं ना कहीं तो कारोबार करेगा ना। बस गुजारा चलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ध्यान लग जाए 2-4 बाड़ी कुछ 150 लेते। फ्लाईओवर के नीचे आबाद गांव के अतराफ आबादी के लोग यहाँ बैठे रहते और अपने अपने शौक की तकमील भी करते हैं। कुछ लोगों ने तीतर पाले हुए जिनके पिंजरों के साथ वो यहाँ आकर खुशगप्पियों में मसरूफ हो जाते हैं। ये वैसे ही पालने का शौक है जी। ये आवाज़ करता है, ज़रा सही लगता है। देहात में जंगल में ये होते हैं, पहाड़ों पे बोलते हैं, ज़रा लोग शौक से रखते हैं। तो इसके टूर्नामेंट होते हैं। हाँ, ये तो तकरीबन कराची में हर साल 10-12 टूर्नामेंट होते हैं। गांव के इस मंजर में लोगों की पाली हुई भैंसें, ट्रैक्टर वगैरह भी मौजूद हैं और पस मंजर में ट्रेन भी गुजरती रहती है।
वालिदैन और घर के बुजुर्ग बच्चों की शादी जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते थे। उधर बच्चे जवान हुए नहीं कि रिश्ते की तलाश की जानी शुरू हो गई। माएँ, फूफियाँ, मासियाँ, ताइयाँ सभी को एक ही फिक्र होती थी कि जल्दी से कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए और वो अपने फर्ज से सबकदोश हो जाएं। पहले वालिदैन बच्चों की शादी क्यों जल्दी कर देते थे और आज शादी पर और कामों को तरजीह क्यों दी जाती है और शादी किस उम्र तक होनी चाहिए, इस पर बात करेंगे कॉल्स पर। और लाइव कॉल्स के लिए हमारा नंबर है 0423630816 और अभी सुनते हैं शहर की मुख्तसर सी खबरें। शहंशाह अकबर के जमाने में तामीर करदा किला सुमन बुर्ज की दीवार गिरने से 2 मकान तबाह हो गए। अहले इलाका ने भागकर अपनी जानें बचाईं। रेस्क्यू की टीमें, टीएमओ और पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई। इंतजामिया की कोशिश है कि बुर्ज को ऐसे गिराया जाए कि कोई जानी या माली नुकसान न हो। अहले इलाका का कहना है कि सुमन बुर्ज की बाकी दीवार किसी भी वक्त गिर सकती है। रजाना के नौजवानों ने बेरोजगारी, महंगाई और 20 घंटे से ज्यादा बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रजाना के ग्राउंड में अनोखा एहतजाज किया। नौजवानों ने सर के बाल उल्टा लटककर और कान पकड़कर मुर्गा बनकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। नौजवानों ने इस मौके पर कतबे उठा रखे थे जिन पर बेरोजगारी, महंगाई, लोड शेडिंग और हुकूमत के खिलाफ नारे दर्ज थे। नौजवानों का कहना है कि वो पढ़े लिखे हैं मगर डिग्रियां उठाए फिर रहे हैं। हुकूमत ने उन्हें उल्टा लटकने पर मजबूर कर दिया है। अजमेर ठेला एसोसिएशन की तरफ से चौक मनीर शहीद पर एहतजाज किया गया। दर्जनों ठेले वालों ने गुज़श्ता 4 रोज से चौक मनीर शहीद पर एहतजाजी कैंप लगाया हुआ है। TDOR अहमदपुर शर्किया की तरफ से ठेले वालों को रश की वजह से हटा दिया गया था। 2 माह गुजरने के बावजूद उन्हें मुतबादल जगह नहीं दी गई। उनका मुतालबा है कि उन्हें मुतबादल जगह दी जाए या फिर 1 माह के लिए उसी जगह पर ठेले लगाने की इजाजत दी जाए। ओवर बिलिंग का शिकार सिर्फ कमर्शियल या घरेलू सार्फिन ही नहीं, वापडा के एहलकारों ने कारनामा दिखाते हुए मस्जिद को भी नहीं बख्शा और जामे मस्जिद सालेहीन अजीम के बिल में 400 यूनिट्स इजाफी डाल दिए। इजाफी यूनिट्स के रेट्स पर मस्जिद को तकरीबन 6,000 रुपए की बजाय 12,746 रुपए का बिल भेज दिया गया। अब भी बिल की रीडिंग और मीटर की रीडिंग में 265 यूनिट्स का फर्क है। बहुत पहले हमारे पेरेंट्स के ज़माने में शादी की उम्र थी 18 से 20 साल, यानी कि लड़का 20 और लड़की 18 के हो गए तो उनकी शादी कर दी जाती। फिर ज़माने में थोड़ी सी तब्दीली आई तो शादी की उम्र भी थोड़ी आगे चली गई, यानी कि 20 से 25 साल की उम्र हो गई। और अब तो शादी का ख्याल सब कामों के बाद ही आता है। खैर, इस पर बात करते हैं, लेकिन अभी एक ब्रेक ले लेते हैं। हमारे साथ रहिएगा। मेरी धरती मेरी दुनिया में वेलकम बैक। जनाब, लाइव कॉल्स का सिलसिला जारी है। कॉल करने के लिए आप डायल कीजिए 0423630816 और बात कीजिए हमारे आज के मौजू पर कि किस उम्र तक शादी जो है वो हो जानी चाहिए। अभी देखते हैं कि हमारे साथ लाइन पर कौन है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, फौजिया बात कर रही हूँ लाहौर से। जी फौजिया, क्या हाल है आपका? जी, आई एम ओके। अच्छा, आपका क्वेश्चन इट्स गुड, आपने ये टॉपिक को किया है। इन माय व्यू के जो शादी है इट्स फॉर अ गर्ल 22 and 23 is the bestest age. Okay. And for a guy? And for a guy, I think 30 and 32, 33 because the guy should be mature. अच्छा, आप ये बताएं फौजिया कि क्या वजह है, आप क्यों कहती हैं कि लड़की की एज जो है वो 22-23 साल होनी चाहिए और लड़के की 30 साल? 30 इज नॉट कंपल्सरी, 28, 29 भी ओके है, बट ये है कि उसमें बॉयज के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि वो स्टैब्लिश होए, एजुकेटेड होए, और गर्ल्स आई थिंक अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर चुकी होती हैं। और दिस इज द एज कि हम ना तो ये कह सकते हैं कि बच्ची बहुत छोटी है या बच्ची एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैच्योर है। लेकिन अगर इस्लाम के रेफरेंस से देखा जाए तो इस्लाम के रेफरेंस से तो बहुत छोटी उम्र में ही शादी मतलब हो जानी चाहिए, तो अब लेट होने की वजह क्या है? बहुत लेट तो नहीं करनी चाहिए। आजकल जैसा कि जमाना जा रहा है कि मोस्टली जो बॉयज की मदर्स हैं वो तो आई थिंक उनका बस चले तो 16 इयर्स ओल्ड लड़की जो है वो मास्टर्स किया हो, यानी 2 क्लासें वो पीछे से पढ़ के आई हो। ये होता है, मतलब उनको होता है कि पहले से मतलब सब सारी पढ़ाइयाँ हो, हमें कुछ करना पड़े। बिल्कुल, एक तो बहुत छोटी एज भी हो लड़की की, चाहे लड़का जितना मर्जी बुढ़ा होए, और लेकिन लड़की बहुत छोटी हो और उसने मास्टर्स भी किया हो, हाईली क्वालिफाइड। तो
ऐसा नहीं हो सकता। क्वालिफिकेशन मास्टर्स आजकल जो है कम से कम 22 तक गर्ल्स कर लेती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने फौजिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें कॉल करने का। फौजिया कह रही थी कि कम से कम जो लड़कियों की एज है वो 20 से 22 साल की उम्र में उनकी शादी हो जानी चाहिए, तब तक वो अपनी स्टडीज जो है कंप्लीट कर लेती हैं। हम एक और कॉल लेते हैं और देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, इमरान बात कर रहा हूँ कराची से। इमरान, आपने हमारा टॉपिक सुना आज का? हाँ जी, मैंने आपका टॉपिक भी सुना और इससे पहले जो खातून बात कर रही थी वो भी सुनी। अच्छा, तो आपका क्या कहना है? माशाल्लाह से उनके व्यूज बहुत अच्छे हैं। वो 23 साल की लड़की और 33-34 साल का लड़का कह रही है। ऐसा लग रहा है कि एक छोटी सी लड़की बड़ी सीढ़ी के साथ लटकी हुई होगी। एक्चुअली जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि शादी जो है वो अर्ली एज में हो जानी चाहिए। मैक्सिमम लड़का अगर 23-24 साल का हो और लड़की अगर 20-22 साल की हो तो इतनी एज में शादी हो जानी चाहिए। इससे प्लस पॉइंट हमारा ये है कि माशरे में जितनी भी बुराइयां हैं वो जन्म लेने से रुकती हैं। अच्छा। और इमरान, आपकी शादी हो गई है? नहीं जी, अभी तक तो नहीं हुई है, बैड लगे। अच्छा। और मैं इस वक्त 25-26 साल का हो गया हूँ। तो आप देखिए, आपका कहना ये कि लड़के की शादी जो है वो 24-25 साल की उम्र में हो जानी चाहिए, आपकी अभी तक नहीं हुई, तो क्या वजह, यही तो हम जानना चाह रहे हैं कि क्या वजूहत है कि शादियां लेट होना शुरू हो गई हैं? देखिए जी, इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि रोजगार। एक तो जब भी मुझे याद है, मैं अपना वक्त मुझे याद है, मैं जब 23-24 साल का हुआ था, मैं अपनी मदर से कहा कि अम्मी मुझे शादी करनी है और इस तरह से मैंने लड़के देखी नहीं देखिए। तो मदर ने ये कहा कि भाई पहले अपनी एजुकेशन वगैरह कंप्लीट करो और उसके बाद पहले कहीं नौकरियां करो और ये वो, मतलब स्टेबल होना हमारे माशरे में वैसा हो गया कि अब लड़का अगर कुछ ना करता हो तो उसको वैसे भी लड़की मिलती ही नहीं है। कितने लड़का खुद को तो संभाल नहीं सकता, लड़की को क्या संभालेगा? लेकिन देखिए ना इमरान, कहा जाता है कि जो रिस्क है वो जो लड़की आती है वो अपना रिस्क अपने साथ लेकर आती है। जब हमारा ये बिलीव है तो फिर हम ये क्यों कहते हैं कि नहीं जी पहले सेटल हो जाओ, पहले किसी काबिल हो जाओ, उसके बाद शादी करना? क्यों, ये क्या हमारी ज़्यादातर माओ वगैरह में ये ज़्यादा कॉमन है ये चीज़? देखिए जी, माशाल्लाह से आपने बहुत अच्छी बात की कि लड़की अपना रिस्क जो है साथ लेके आती है, लेकिन लड़की जो है अपने रिस्क के पैसे साथ लेके आती है। अपने जो उसकी दूसरे कपड़ों के पैसे, अपने उसके गहने हो गए, अपने उसका जो और घूमना फिरना, ये सब चीजें तो हस्बैंड को ही करनी पड़ती है ना। रिस्क नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली ये होता है ना कि अल्लाह ताला ने आपको 3 टाइम खिलाने का वादा किया है, वो तो आपको किसी भी तरीके से 3 टाइम का खाना देगा। लेकिन आपके दूसरे जो अयाशियां हैं उनके लिए कैसे, मतलब उनके लिए ये जरूरी है कि भाई पहले आप पैरों पे खड़े हो जाओ, किसी काबिल हो जाओ, उसके बाद शादी करना। मेरे को सही कहा आपने इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें कॉल करने का। माजी में छोटी उम्र में शादियां होती थी और कामयाब भी रहती थी। इन दिनों ताखीर से शादी का रवाज है, इस रवाज में तब्दीली क्यों कराई और आज शादी की आइडियल एज क्या है, इस पर हम आपसे बात कर रहे थे लाइव कॉल्स के जरिए। जी जनाब, कॉल्स का सिलसिला चलता रहेगा। अभी हमारे साथी आ रहे हैं आपके पास आपके मसाइल जानने के लिए। कराची से हमारे साथ हैं यूनुस आफरीदी और लाहौर से हैं सैयद उबैद अली शाह, और ये आपसे बात करेंगे कि आज के सबसे बड़े मसले लोड शेडिंग पर। जी यूनुस आफरीदी, आप कराची के किस इलाके में हैं और वहाँ लोड शेडिंग के हवाले से लोगों के क्या तासुरात हैं? मैं कराची की एक मज़ाफाती बस्ती है बल्दिया टाउन, और बल्दिया टाउन का जो पूरा टाउन है इसमें लोड शेडिंग के हवाले से जब बिजली नहीं होती है तो बहुत सारे मसाइल खुद ब खुद जन्म लेते हैं। और बल्दिया टाउन में यहाँ बिजली की सूरत हाल ये है कि लोड शेडिंग का बड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ PMTs लोगों की उड़ी हुई हैं, उस पर काम नहीं हो रहा है, उसकी वजह से पानी नहीं आ रहा है। यहाँ लोगों ने ये जो मेन हब रिवर रोड है जो कराची और कोयटा को मिलाता है, इसको ब्लॉक भी किया हुआ है। ख़वातीन, बच्चे, सारे लोग यहाँ मौजूद हैं और आपको मैं उनसे बात करवाता हूँ कि उनके क्या मसाइल हैं, और वो सबसे बड़ा मसला लोड शेडिंग ही है, उसको किस तरीके से देखते हैं मैं बात करवाता हूँ। मेरे साथ ये मौजूद है, आप बताइए कि क्या प्रॉब्लम, क्या है लाइट से? तो हमारे सब प्रॉब्लम यही है कि बिजली जाए तो पानी भी साथ जाए, बिजली आए तो पानी भी है। ये सब छोटे छोटे बच्चे आपको नजर आ रहे हैं, देखो ये सुबह से बेचारे घूम रहे। कहने का मकसद ये है ये कि जैसे पानी जाता है तो बिजली भी चली जाए, पानी है तो बिजली भी है। ये हमारा मसला सबका यही है। कब से आपको बिजली की ये मुसलसल जब से प्रॉब्लम है, जब से हो रही है, ये मैं नहीं, आप जो भी खड़े इनसे पूछ रहे हैं। यानी कि कहने का मकसद यही है कि जैसे पानी गया तो बिजली भी चली जाए, पानी आए तो बिजली भी जाए, ताकि मसला खुद ब खुद हल हो जाए। हमारा मेन मसला यही है। आप बताइए, वाटर बोर्ड वाले हमारे एरिया में जब पानी देते हैं ना, वो कन्वर्ट मतलब करते हैं पानी, मतलब टाइम बाय टाइम देते हैं। अब जिस एरिया में लोड शेडिंग होती है उस एरिया में हमेशा जो ना उसको पानी दे दिया जाता है। अब वो लाजमी सी बात है, जब लोड शेडिंग होगी हमारे इलाके में या बिजली मोटरें नहीं चलेंगी तो पानी किस तरह बंदा भरेगा?
सवाल ही पैदा नहीं होता। 3 दिन से तो मुसलसल इस इंतहाई शदीद तौर पे जो ना हमारी बल्दिया टाउन की आबादी को सख्त किस्म का जैसे नहीं हम लोग जैसे गैर मुल्क में रह रहे हैं, इस तरीके का सलूक किया जा रहा है। तो आपने कोशिश नहीं की कि किसी जिम्मेदार को जाके बताएं? कोई जवाब नहीं दे रहा, कहीं से भी कोई जवाब नहीं है। वो ऊपर वाले अब ये आवाम जो ना कोई अपने बच्चों को लेकर रोड पे इस तरीके से नहीं आएगा, सही है। अब रोड आखिर में मजबूरी आके आवाम क्या करेगी? आवाम को मजबूर किया जाता है कि वो रोड पे आए, पत्थर मारे। हालांकि गलत है, नाजायज है, लेकिन मजबूरी के अंदर बंदा कुछ भी नहीं करेगा तो यही करेगा भाई। लेडीज इनसे पूछे कि ये जो एहतजाज कर रहे हैं तो इनसे कोई फायदा भी होने वाला है? अब लाइट गए तो पानी भी अच्छा ये बताइए, रात की भी इन्होंने जो ना बेहतराम शर्म हया नहीं की, किस तरीके से लोगों ने जिस तरीके से आप यकीन नहीं करोगे 3 दिन से कल के दिन हमारे ये बताएं, ये जो आप एहतजाज कर रहे हैं आज यहाँ जमा है, आप समझते हैं कि इससे कोई फायदा हो जाएगा? फायदा तो नहीं होगा बॉस, हम खुद मानते हैं कि गलत है, ये फायदा नहीं होगा, लेकिन हमारी सुनवाई तो होगी ना। 6 दिन लाइट नहीं है, ये एरिया 6 दिन से बंद है जहाँ PMT उड़ी हुई है, लाइट नहीं थी। आज आइए, आज लाइट, और वाटर बोर्ड वाले ये करते हैं कि जहाँ लोड शेडिंग हो, जहाँ लाइट नहीं होती वहाँ का पानी चल गया जी आपका, और फिर 20-22 दिन के बाद पानी आता है। जब पानी आता है तो लाइट नहीं होती, और अजाब पर अजाब ये है कि लाइट हमारे यहाँ 1 घंटा रहती है और 2 घंटे जाती है, और अब तो वो ड्यूरेशन 2.5 घंटे से 3 घंटे तक हो गया है कि 1 घंटा आती है और 3 घंटे। चंद कदम पर पटनी हॉस्पिटल है, यहाँ पर मैटरनिटी होम भी है, छोटे छोटे बच्चे इंक्यूबेटर्स में पड़े हुए हैं, लेकिन इधर लाइट का कोई सिस्टम नहीं है और रोजाना कैजुअलिटीज हो रही है, किसी चीज का कुछ नहीं पता। 9 दिन से एक चीज मुझे बताएं, आप सब लोग यहाँ खड़े हुए हैं, एहतजाज कर रहे हैं, जब आप इलेक्शन का टाइम आता है तो आप जब वोट देते हैं और अपने लोगों को मुंतखब करते हैं तो आप यकीनन ये तवक्को करते होंगे कि वो आपके मसाइल हल करेंगे। जब आपके मसाइल पुराने हल नहीं होते तो फिर आप कैसे फिर वोट दे देते हैं और मसले वहीं के वहीं हैं? बस उम्मीद पे दुनिया कायम है, और क्या करें। उम्मीद रखते हैं अच्छी, लेकिन उम्मीद कामयाबी नहीं होती है। अब 3 से 4 रोज हो गए, PMT बस्ट हो गया, PMT में खराबी हो गई है, कोई पूछने वाला नहीं है। 4 रोज गुजर चुके, अभी तक के कोई मामला हल नहीं हुआ। 4 नंबर पे कल रात को नया PMT लगा, तो क्या वहाँ इंसान रहते हैं? यहाँ इंसान नहीं है तुरक मार के 3 नंबर पर। इन्होंने कहा है कि जी उम्मीद रखते हैं हम कि आने वाला जो भी होगा मुंतखब होगा वो हमारे मसले को हल करवाएगा। ये उम्मीदें तो पूरी नहीं हो रही हैं। आप क्या समझते हैं कि कैसे फिर आइंदा भी इलेक्शन होने हैं, अब चंद साल बाद, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, तो फिर लोग आएंगे आपसे वोट लेने के लिए, फिर भी आप वोट देंगे? मसले तो हल नहीं हो रहे। आने से पहले तो सबके चेहरे एक जैसे होते हैं, आने के बाद क्या है वो बदल जाते हैं। लोग आने से पहले कहते हैं हम तुम्हारा पानी का मसला हल करेंगे, बिजली का मसला हल करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। पता चला जब आ गए तो वो अपने घर पे, हम अपने घर में, हम परेशानियों में मुब्तला। जी आफरीदी, आप यहीं पे मौजूद रहेगा, हम दोबारा आपके पास आएंगे। लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं उबैद अली शाह, उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे लोगों क्या कहना है। जी उबैद, इस वक्त आप कहाँ पे मौजूद हैं? जी नाजिया, मैं इस वक्त लाहौर में दिल्ली दरवाजे के पास मौजूद हूँ, और यहाँ भी आवाम जो है वो काफ़ी उनमें गम गुस्सा पाया जाता है। वो भी बिजली के बदतरीन बहरान की वजह से काफ़ी परेशान है। और क्या कहना है लोगों का? आप जरा लोगों से बात कीजिए, उनसे पूछें कि क्या उनके क्या तासुरात हैं और वो क्या समझते हैं कि इस चीज़ का हल क्या है। जी नाजिया, मैं लोगों से यहाँ पे भी पूछता हूँ कि लोग जो है वो इस सिलसिले में क्या कहते हैं, बिजली के बहरान पे वो क्या बात करते हैं। लोगों के पास लेके चलते हैं आपको। आप बताइएगा, बिजली का जो ये बहरान है ये किस तरह देखते हैं आप इसको? आप कितना इफेक्ट हो रहे हैं इससे? बात ये है कि बिल्कुल ही बिजली नहीं आ रही, रात को लोग सो नहीं सकते। ये जो वजीर हैं, सफ़ीर हैं, इन सब की बत्ती आती है, गरीब आदमी पे इतना बोझ डला हुआ है कि बत्ती आ नहीं रही, और बिल इतने आ रहे हैं कि लोगों की बर्दाश्त के बाहर है। एक चीज़ जो 10 रुपए की थी वो इस वक्त 100 रुपए की हुई है, और बत्ती की वजह से सब लोग आवाम परेशान हैं। मिलें बंद हैं, कारखाने बंद हैं, फैक्ट्रियाँ बंद हैं, हर चीज़ बंद पड़ी हुई है। और बच्चों का ये हाल है कि छोटे बच्चे रात को इतने परेशान होते हैं कि वो सो नहीं सकते। आपका कारोबार भी इससे मुतासर होता होगा? बहुत ज़्यादा कारोबार मुतासर है। सुबह आते हैं, शाम को वैसे ही चले जाते हैं, खर्चे बहुत हैं, इसी वजह से हम परेशान हैं। रोटी कमाना हमें मुश्किल हो गया हुआ है, रोटी मिल नहीं रही, और ऊपर से महंगाई इतनी हो गई है, ना बत्ती आ रही है, ना गैस आ रहा है, ना पानी आ रहा है। अभी रात की आपको मैं बात बता रहा हूँ कि शब कदर की रात थी और शेड्यूल से ज़्यादा बत्ती गई है, इतनी बत्ती गई है, ना पानी ना बत्ती है। ये हमारा मुल्क है, मुसलमानों का मुल्क है, इसमें बत्ती नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है। ये लोग क्या करें, कहाँ जाएं, किधर जाएं?
ठीक है। आप बताइएगा कि ये बिजली का जो बहरान है इतना शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, घंटों घंटों की तवील लोड शेडिंग है, तो आप पर इसका क्या असर पड़ रहा है, क्या इफेक्ट हो रहे हैं? भाई हमारे कारोबार बिल्कुल ठप होकर रह गए हैं, रोटी कमाना मुश्किल हो गया है। जब घर जाते हैं तो लाइट नहीं होती, पानी नहीं होता। जब दुकान पे आते हैं तो बिजली की वजह से हम अपने कारोबार को भी नहीं चला सकते। परेशानी की इतनी शिद्दत बढ़ गई है कि हम सारा दिन ये सोचते रहते हैं कि रात को करेंगे क्या। बिजली है जो जाते हैं तो बत्ती नहीं है अपने। आप इनसे पूछें कि ये जो लोड शेडिंग हो रही है वो एलानिया है या गैर एलानिया, या मतलब बगैर बताए अपनी मर्जी से लोड शेडिंग की जा रही है, और इस लोड शेडिंग की वजह से उनके बिजनेस पे किस किस्म का इफेक्ट हो रहा है? जी नाजिया, ये बताइएगा कि ये एलानिया लोड शेडिंग है या गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है जो हो रही है? ये तो ऐसे ही मालूम होगा, मन मर्जी की लोड शेडिंग आई है, ये कोई पूछने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं है। आपने किसी अरबाब इख्तियार जो हैं उनसे कोई बात करने की आपने कोशिश की इस सिलसिले में? नहीं, हम कोशिश क्या करें, हमारा कारोबार चलता हो, किसी के पास चले भी जाएं तो क्या है, यहाँ से तो कोई मतलब कारोबार भी नहीं इतना चलता रोटी का कि चलो 4 पैसे रोटी के बन गए। जी उबैद, अभी आप हमारे साथ रहेगा। कराची से यूनुस आफरीदी हमारे साथ हैं, लाहौर से उबैद अली शाह हमारे साथ हैं, और वो लोगों से जो है लोड शेडिंग के मसाइल पर बात कर रहे हैं, और लोग जो है बहुत परेशान हैं, उनका कारोबारी ज़िंदगी जो है वो ठप होकर रह गया है, और सब लोग जो है इल्तिजा करें कि इस लोड शेडिंग को ख़त्म किया जाए। हम इस पर मजीद बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे लेते हैं कमर्शियल ब्रेक, और कमर्शियल ब्रेक से वापस आके हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे सैयद उबैद अली शाह जो कि लाहौर में मौजूद हैं आप लोग के दरमियान, और कराची में यूनुस आफरीदी, और आप लोगों से बात कर रहे हैं लोड शेडिंग के हवाले से। अभी हम चलते हैं उबैद की तरफ और उनसे देखते हैं और बात करते हैं कि लोगों का क्या कहना है इस बारे में। जी उबैद। जी नाजिया, जैसे कि आपने पहले भी सुना कि लोगों में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है इसी सिलसिले में, क्योंकि कारोबार भी लोगों के काफ़ी मुतासिर होते हैं लोड शेडिंग से, क्योंकि तवील दौरानिए की एलानिया गैर एलानिया दोनों लोड शेडिंग होती हैं। यहाँ पर लोग आवाम को शदीद मुश्किलात का इस सिलसिले में सामना करना पड़ता है। हमने मुख्तलिफ लोगों की राय जानी इस सिलसिले में, लोगों ने बताया कि बहुत परेशान हैं वो लोग। आइए हम लोग और लोगों से भी यहाँ पर पूछते हैं कि उनके क्या उनको मुश्किलात हैं। अच्छा उबैद, आप एक ये बात लोगों से ज़रूर पूछेगा कि हमारी हुकूमत को तो जो करना चाहिए वो कर रही है या नहीं कर रही, वो तो हम सब जानते हैं, लेकिन आप लोगों से पूछे कि ऐसा लोग आवाम खुद क्या कर सकती है इस मसले को हल करने के लिए, हम क्या हेल्प कर सकते हैं? ठीक है जी नाज़िया, आप ये बताइएगा कि आवाम इस सिलसिले में क्या कर सकती है? बिजली की जो लोड शेडिंग है, आवाम क्या अपना किरदार अदा कर सकती है? आवाम जो है वो इनके ऑफिस में जाए और वहाँ पर हड़तालें करे और वहाँ पर उनसे कहे कि भाई हमारे बच्चों का मसला हो रहा है, क्योंकि बच्चे जो है पढ़ाई में बहुत पीछे रह रहे हैं। ठीक है, और जब ये बिजली का बहरान पूरा हो जाएगा, बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे और जो स्कूल में जाते हैं वो अच्छे नंबरों से पास होंगे। लेकिन यहाँ पर मसला तो ये बना रहा है कि बिजली नहीं है। अगर जब बिजली होगी तो बच्चे जब पढ़ेंगे और वो अच्छे नंबरों में नंबर हासिल करेंगे, लेकिन जब बिजली नहीं है वो पढ़ नहीं सकेंगे, वो अच्छे नंबर हासिल नहीं कर सकते। आप बताइएगा बिजली का जो ये बहरान है, आम आवाम इसमें क्या किरदार अदा कर सकती है? कैसा एहतजाज करे कि हुकूमत जो है वो इस बात को समझ सके कि आम आवाम बहुत मुश्किलात का शिकार है? भाई दरअसल ये है कि ये लोग जुल्म करने पे तुले हुए हैं, अपने मफाद के लिए हर कुछ कर रहे हैं, लेकिन इनको चाहिए था कल की रात कम से कम इतनी कर लेते कि इबादत कर लेते, लोग अपने घरों में तैयार होके पढ़ लेते। अब किसी ने कुरान शरीफ खोला है, लाइट नहीं है, परेशानी पे परेशानी बढ़ा दी है इन्होंने, और रमज़ान शरीफ आ रहे हैं, मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादा ही परेशान करेंगे लोग। आप ये बताइएगा ये लोड शेडिंग जो है ये एलानिया होती है या गैर एलानिया होती है? गैर एलानिया है, कोई पता ही नहीं है इसका कितने कितने घंटे लोड शेडिंग हो रही है, 5-5 घंटे लोड शेडिंग हो जाती है। बहुत शुक्रिया आपका लोगों की और आवाम की आवाज़ जो है हम तक पहुंचाने का। आप लोगों ने देखा किस तरह से लोग जो हैं वो गम गुस्से का शिकार हैं, मामलात ज़िंदगी जितनी भी हैं वो सारी मुतासिर हो रही हैं इस लोड शेडिंग की वजह से। अभी हम चलते हैं यूनुस आफरीदी की तरफ और देखते हैं कि वहाँ पर लोगों का क्या कहना है। जी आफरीदी, आप इस वक्त कराची में मौजूद हैं, आप लोगों से बात कर रहे हैं, आप उनसे ही पूछें कि उनको लोड शेडिंग का तो मसला है ही, लेकिन लोड शेडिंग के साथ साथ उन्हें इस वजह से और किन किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है? जी नाजिया, मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ हब रिवर रोड पर मौजूद हूँ। ये बल्दिया टाउन के लोग हैं। ये हब रिवर रोड कराची से कोयटा को, बलूचिस्तान को और गवादर को मिलाता है। उस रोड को इन्होंने ब्लॉक कर दिया। यहाँ खवातीन और बच्चों की भी बड़ी तादाद मौजूद है।
हमारे दरमियान खवातीन हैं, मैं उनसे बात करता हूं कि लोड शेडिंग तो आपने कहा कि अपनी जगह पर है ही है, लेकिन उससे फिर रिलेटेड बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। आपको सुनवाते हैं कि वो खवातीन क्या कहती हैं। जी अम्मा, आप ये बताइए क्या मसला क्या है? हमारा मसला ये है कि 25 दिन से पानी हमको एक कतरा नहीं मिलता है नलके के अंदर, और हमारे इलाके के अंदर इतनी कसीद की है कि ना बत्ती होती है, ना पानी होता है, कि ना हनीफ से कोई काम करता है। ये मुझे बताइए कि ये पानी और नहीं होता तो इसकी वजह लोड शेडिंग है? नहीं, लोड सेटिंग नहीं है, लोड सेटिंग नहीं है। वो लोग खुद जानबूझ के नहीं, वो लोग यहाँ से बेच रहे। आपको दिखा नहीं टंका, यहाँ टंका है, यहाँ पर ही हो टंकिया भर भर के बेचते हैं, पानी बेचते हैं और लाइट होती है, इसके बावजूद भी ये पानी बेचते हैं। और देखो बच्चे बाहर इतनी परेशानी पानी की होती है कि हमारे लाइट नहीं होती, 4 दिन 8 दिन से लाइट नहीं है, और पीएमटी उड़ गया, इसका कोई मसला ही हल नहीं करते। बड़े दिन भी कल भी हम लोगों ने नमाज पढ़ी, रोजे रखे, इसके बावजूद भी हमारी लाइट का कुछ नहीं मसला। मस्जिद में भी लाइट नहीं है। सबसे बड़ी बात ये, हमारी मस्जिद जो है, जब मस्जिद के अंदर लोग नमाज के लिए जाते हैं, उनके लिए भी लाइट नहीं है। हम 4 दिन से, आज 5वां दिन है, हम सड़क पे आए हैं, वरना हमको जरूरत नहीं थी कि हम सड़क पे आके खड़े रहे। ये बताइए कि जब आप सड़क पर आई हैं, उससे पहले आपके यहाँ MNA भी मौजूद है, MPA भी मौजूद है, आपने उनसे शिकायत नहीं की? हाँ, हमने MPA से भी बात की, हमने MLA से भी बात की, सबसे की हमने बात। हम सबके पास गए अपनी गुजारिश लेके, अपनी हर बात लेके, लेकिन उन्होंने एक भी बात हमारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। और वो अपना काम इतनी स्पीड से करते हैं, यानी कि इनके घर में अगर लाइट चली जाए तो 1 घंटे में आ जाती है। हमारे घर में लाइट गई है, हम 5 दिन हो गए, हम परेशान है, मगर कोई भी ये नहीं कह रहा कि हम आके PMT लगा दे। PMT लगाते हैं तो हमारा इलाका इतना बड़ा है कि वो PMT फट जाता है, और इतना PMT लोड नहीं उठा पा रहेगा। ये 500 kg का लगाएंगे, 1000 kg का लगाएंगे, जब भी हमारे यहाँ ये लोड उठाएगा। हम लोगों को ये बहुत ज्यादा परेशान है। जब हमारे मस्जिद में लाइट नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस आफरीदी आपका, और आप इस वक्त बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में मौजूद हैं, अपना ख्याल रखिएगा। वहाँ पे जिस तरह से हम सुन सकते हैं कि लोग बहुत ही जो है गम और गुस्से का शिकार हैं, लोग मजबूर हैं, उन्हें लोड शेडिंग के साथ साथ पानी के मसले का भी सामना है, जिसने उनको मजबूर किया है सड़कों पर निकलने पर, एहतजाज करने पर। लाहौर से हमारे साथ मौजूद थे सैयद उबैद अली शाह, और वो आवाम की आवाज़ जो है वो हम तक और आप तक पहुँचा रहे थे। यहाँ पर ले लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, आप कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। हम ब्रेक पे जाने से पहले हमारे नुमाइंदे आपके दरमियान मौजूद थे और बात कर रहे थे लोड शेडिंग के मसले पर, और किस तरह से लोगों का कहना है कि वो लोड शेडिंग की वजह से सफ़र कर रहे हैं, उनको किन किन मसाइल का सामना है। उम्मीद है कि हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए हमारे जो लोगों की आवाज़ है वो हमारी हुक्मरान तक पहुँचेगी, और वो ज़रूर इसका कोई सद्देबाब करेंगे। जनाब, इसी प्रोग्राम में हम एक और टॉपिक पर बात कर रहे हैं कि शादी छोटी उम्र में होनी चाहिए, बड़ी उम्र में, ये शादी के लिए सबसे परफेक्ट एज क्या है। तो इसमें हम बात कर रहे हैं लाइव कॉल्स पर। शादी छोटी उम्र में हो या बड़ी में, दोनों की अपनी अपनी जगह फायदे भी हैं और कुछ नुकसानात भी। वैसे ऐसा नहीं है कि छोटी उम्र की शादी बेहतर रहती है, भाई बड़ी उम्र की भी मतलब ठीक ही रहती है। खैर, इस हवाले से आप क्या कहते हैं जानते हैं लाइव कॉल्स के जरिए, और लाइव कॉल पर आप हमसे बात कर सकते हैं इस नंबर पर 0423630864 पर। अभी प्रोग्राम में शामिल करते हैं, देखते हैं कि कौन से कॉलर लाइन पर है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रही है? मैं रोमा बात कर रही हूँ मुल्तान से। जी रोमा, क्या हाल है आपका? मैं ठीक ठाक। आपने जरूर हमारा टॉपिक सुन लिया होगा। जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? एक्चुअली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि जो आजकल का माहौल जा रहा है और जिस तरह का एटीट्यूड गर्ल्स एंड बॉयज में पाया जाता है, तो बेहतर है कि हम अपना इस्लामिक कल्चर को ही हावी रखें, और उन जो हमारे इस्लाम ने महदूद हदें बनाई हैं जितनी एज के लिए, उनमें उनकी शादी कर देनी चाहिए। अच्छा, तो यानी कि आप कह रही है जल्दी से शादी। आपकी शादी हो गई? हाँ जी। नहीं हुई। अच्छा, और आप कितने साल की? मैं अभी 20 इयर्स की हूँ। ओहो, यू आर वेरी स्मॉल। चलो कोई बात नहीं। तो यानी कि आप इस फेवर में है कि जल्दी से शादी कर देनी चाहिए। तो फिर पढ़ाई का क्या मतलब, पढ़ना लिखना नहीं चाहिए लड़के और लड़कियों को? वो भी साथ साथ होता है, इस्लाम ने उससे भी मना नहीं किया है। वो तो महद से लहद तक इल्म हासिल करें, तो वो आप करें। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रोमा। आई विश कि आपकी जल्दी शादी हो जाए आपकी ही ख्वाहिश के मुताबिक। शादी किस उम्र तक होनी चाहिए, इस हवाले से बहुत सी बातें हुई। अभी बात करते हैं राना सनाउल्लाह के बारे में। राना सनाउल्लाह का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। राना सनाउल्लाह सूबाई वजीर कानून है। वो हैं तो सियासतदान, लेकिन उनकी ज्यादा शोहरत फिक्रेबाजी की वजह से है। साबिक गवर्नर पंजाब सलमान तासीर मरहूम के साथ उनकी फिक्रेबाजी से सियासी मैदान खूब गर्म रहता था। सलमान तासीर के गुजर जाने के बाद अब वो पीपल्स पार्टी के रुकन बाबर अवान और गवर्नर पंजाब लतीफ़ खोसा पर तबाज़माही करते रहते हैं।
बाबर अवान और लतीफ खोसा के साथ उनकी बयानबाजी जारी तो रहती है, लेकिन उसमें वो जोश नहीं पाया जाता जो सलमान तासीर मरहूम के साथ था। राना सनाउल्लाह की सियासी जिंदगी तो खैर आपके सामने है ही। आज वो हमें बता रहे हैं अपने शहर फैसलाबाद के बारे में, तो फिर देखते हैं। मेरी पैदाइश जो है ये इस वक्त डिस्ट्रिक्ट ननकाना और उस वक्त डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा था। तो शाहकोट के करीब एक गांव है डल्ला चंदा सिंह, तो वहाँ पे मेरी पैदाइश हुई। उस वक्त डल्ला चंदा सिंह एक जो है वो छोटा सा गांव था और मेरे नाना की वहाँ पे रहाइश थी। और जबकि हमारा गांव जो है वो यानी जब जलंधर से, डिस्ट्रिक्ट जलंधर से हमारे आबा अजदाद जो है वो माइग्रेट होके आए, तो वो फैसलाबाद में थाना ठीकरी वाला में गांव है 272 JB, तो वहाँ पे आके जो है उन्होंने अपनी रहाइश जो है वो रखी थी। गांव जो था वो बिल्कुल सारे मकान कच्चे थे। उस वक्त पक्के मकानों का जो है वो कोई रिवाज इतना ज़्यादा नहीं था। एक वहाँ पे अपना बाली की हट्टी थी, वो साथ ही छोटी सी, तो वहाँ से हमें वो टॉफ़ियाँ वगैरह जो है वो मिला करती थी। उस वक्त पॉकेट मनी मुनी का तो कोई रिवाज नहीं था। वो ये होता था कि घर में गंदम पड़ी होती थी, जो है कपास पड़ी होती थी, जो जिन्स है, तो यही जो है ना वो लेके तो आप दुकान पे जाएं तो उसके मुकाबले में आपको जो है वो चीज़ें जो भी आपने दुकान से ख़रीदना वो मिल जाता था। और उस वक्त टांगा और साइकिल यही बड़ी सवारियां थी। कारें कोरें तो लोगों के पास थी नहीं। उस वक्त ये था कि पूरे दिन में एक बस वहाँ से गुजरा करती थी और लोग उससे पहले जाकर उसका इंतज़ार किया करते थे वहाँ पे उसको उसमें बैठने के लिए। दूध दही ये चीज़ें बड़ी खालिस थी और बड़ी वाफर थी। और माँ बाप का भी यही रुझान होता था कि उस वक्त भी रोका जाता था कि आप ये चीज़ें जो बाहर बिक रही हैं ये ना लें, बल्कि आप दूध पिएं और दही खाएं। हमारा घर बिल्कुल हवेली नुमा था और उसमें बाकायदा यानी भैंसें, जो गांव का माहौल उस वक्त होता था, तो ये माहौल था। लेकिन ये है कि इसके अलावा कोई और एक्टिविटीज़ नहीं थी। शाम को मगरिब के बाद जो है फौरी तौर पे जब अंधेरा हो जाता था तो तमाम तर एक्टिविटीज़ जो है वो ख़त्म हो जाती थी। वहाँ पे मेले लगते थे। उस वक्त आलम लोहार जो है वो बहुत बड़ा यानी नामी ग्रामी गुलूकार था। एक फ़ीमेल गुलूकारा होती थी बाली जटी, उसका बड़ा गांव वालों को बड़ा शौक़ होता था। और उसके बाद फिर उससे मुल्क का ही एक मैदान होता था। उस मैदान में लोग उस मैदान के किनारों में बैठ जाते थे और उसमें फिर कबड्डी का मैच या कुश्ती, तो यही दो जो है ये बहुत यानी उस वक्त की आप कह लें कि बड़ी गेम्स थी। 64-65 में जो है वो मेरे वालिद जो हैं वो समनाबाद फैसलाबाद जो है वो वहाँ पे उन्होंने रहाइश रखी। और मैंने फिर जो MC प्राइमरी स्कूल समनाबाद है वहाँ से मैंने जो है वो अपनी प्राइमरी का इम्तिहान जो है वो पास किया। और इसी तरह से फिर पाकिस्तान मॉडल हाई स्कूल कचहरी बाज़ार फैसलाबाद जो है वहाँ से मैंने मैट्रिक किया। और उसके बाद फिर गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज जो है उससे मैंने BCom की जो है वो डिग्री की। और फिर यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से मैंने लॉ का इम्तिहान जो है वो 1981-82 का सेशन था, तो वो मैंने जो है यहाँ से पास किया। प्राइमरी स्कूल जो था वो जो गांव के स्कूल थे वो तो टाट स्कूल ही थे, बिल्कुल टाट पे ही बैठते थे। सिर्फ पूरे स्कूल में एक कुर्सी होती थी और उस कुर्सी के ऊपर टीचर बैठता था। उसके सामने एक मेज़ होती थी और मेज़ के ऊपर एक डंडा रखा होता था। बाद में जब फिर ये जहाँ पे पाकिस्तान मॉडल हाई स्कूल तो वहाँ पे जो है वो डेस्क होते थे। कॉलेज और हाई स्कूल की हद तक मैंने 2 खेली, यानी जो देसी खेल थे उनमें कबड्डी और जो दूसरे खेल थे उनमें हॉकी। इन दोनों से मुझे दिलचस्पी भी थी और मैंने ये खेले भी हैं। गांव में जो यानी खेल थे, यानी मिसाल के तौर पे कबड्डी है तो ये भी खेला करते थे। उसके बाद पिट्ठू गरम, गुल्ली डंडा
यानी ये ऐसे खेल हैं कि ये मैं नहीं समझता कि उस ज़माने में जिसका भी बचपन गुजरा है उसने ये खेल ना खेले। एक वो खेल होता था बहुत उस वक्त मशहूर था, बांदर किला, तो वो भी बड़ा उस वक्त जो है वो चलता था। पूरा गांव जो है वो एक किस्म की एक फैमिली होती थी और गांव के लोगों का एक दूसरे से पर्दा भी कोई इतना ख़ास नहीं होता था, झगड़ा नहीं था और कोई इस किस्म के तराजे भी नहीं थे। जहाँ तक तो समनाबाद फैसलाबाद का तल्लक है, जहाँ पे मैंने बचपन भी गुजारा है, वहाँ पे जो है हर चीज़ जो है उसमें जो है वो वुसअत आई है और कंजेशन हुआ है। लेकिन जो हमारे दोनों गांव हैं, डल्ला चंदा सिंह और 272 चक मुजारा फैसलाबाद, वहाँ पे अब मैं जब जाता हूँ तो वो माहौल जो उस वक्त का मेरे जहन में है वो ऑल टुगेदर चेंज हो चुका है। अब उस वक्त की कोई चीज़ जो है वो वहाँ पे जो है वो नहीं मिलती। जी जनाब, आपने राना सनाउल्लाह की बातें सुन ली हैं। आज हमने लाइव कॉल्स पर शादी के मौजू पर भी बात की कि शादी किस उम्र में होनी चाहिए। इस हवाले से बहुत सारी बातें शेयर हुई और दूसरी जानिब कराची और लाहौर से हमारे साथी यूनुस आफरीदी और सैयद उबैद अली शाह ने भी लोड शेडिंग के मसले पर आपके तासुरात जानने की कोशिश की। उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। इस नए फॉर्मेट के साथ आपको प्रोग्राम कैसा लगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फिर हाजिर होंगे बहुत सी नई बातों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।